हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंगियन मैजिक कोर्ट में पार्थेनॉन टेम्पल कॉलेज के ग्लोरकियन और डिगेयस शिनक्सिया को पढ़ाई और इलाज के लिए ले जाने आए थे, लेकिन मो फैन इसके खिलाफ था। ग्लोरकियान ने पार्थेनॉन टेम्पल की विशेषज्ञता और शिनक्सिया की बीमारी के इलाज की संभावना बताई। शिनक्सिया ने खुद भी वहां जाने की इच्छा जताई ताकि वह अपनी बीमारी का इलाज कर सके और अपनी हीलिंग एबिलिटी बढ़ाकर मो फैन की मदद कर सके। मो फैन ने उसकी सुरक्षा की शर्त पर हामी भरी। इसके बाद मो फैन ने नेशनल टीम में सब्स्टिट्यूट के तौर पर जगह बनाई, जहां वह अपने पुराने दोस्त झाओ मनयान से मिला। टीम में कंपटीशन और डिफिकल्ट ट्रेनिंग का सामना करते हुए उन्हें सुदूर मछुआरों के गांव में संघर्षपूर्ण स्थिति में जीवित रहने की चुनौती के साथ भेज दिया, जहां टीम को अपनी पहचान छिपाते हुए जापान तक पहुंचने का प्लान बनाना था। गांव में असुविधाओं के बीच उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और चतुराई से काम लेना पड़ा। मो फैन और जाओ मनयान अपनी टीम के साथ समुद्री राक्षसों की समस्या हल करने फेनियाओ खाड़ी पहुंचे। वहां के चेयरमैन लिन जुनशियान ने बताया कि राक्षसों के कारण पोर्ट और व्यापार ठप हो गया है। उनकी टीम ने मदद का प्रस्ताव रखा और तैयारी के लिए जरूरी सामान जुटाया। अगले दिन वे एक शिप से समुद्र की ओर बढ़े और एक रॉकी आइलैंड पर पहुंचे। टीम ने आइलैंड पर राक्षसों के पंजों के निशान और छोड़े गए सामान खोजे, जो पिछली टीम की हार की ओर इशारा कर रहे थे। जियांग यू ने इन्हें स्कारलेट सोअरिंग डेमन नामक खतरनाक प्राणी का बताया। टीम इस डेमन की जानकारी जुटा रही थी, तभी मो फैन ग्रुप से अलग हो गया और कुछ देर बाद वही राक्षस खींच कर ले आया। यह देख टीम हैरान रह गई। अब आगे मो फैन के अनएक्सपेक्टेड और लापरवाह एटीट्यूड ने टीम के अन्य मेंबर्स को गुस्से और चिंता से भर दिया। जब टीम आइलैंड पर स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स के क्लूज की स्टडी कर रही थी, मो फैन ने अचानक एक जीवित राक्षस को पकड़कर उनके सामने पटक दिया। इस तरह का अराजक व्यवहार खासकर किसी जादूगर की टीम में बिल्कुल अस्वीकार्य था। नान्यू और जियांगटू का गुस्सा स्वाभाविक था। जब जियांगयू ने प्राणी की जांच की तो उसने इसे एक सर्वेंट क्लास का यंग स्कारलेट सोअरिंग डेमन पाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, चट्टानों के पीछे से एक एडल्ट स्कारलेट सोअरिंग डेमन निकलकर उनके सामने आ गया। यह विशाल राक्षस अपने शार्प शल्क और पंजों के साथ भयावह रूप से खड़ा था। छोटे राक्षस ने इसे देख मदद के लिए पुकारा और वह दहाड़ते हुए टीम की ओर बढ़ने लगा। स्थिति तब और खराब हो गई जब चट्टान के पीछे से 10 और स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स प्रकट हुए। झाओ मनयान, जो पहले आत्मविश्वास से भरा था, अचानक घबरा गया। इन प्राणियों का ऑरा बहुत प्रबल था और टीम को जल्द ही एहसास हुआ कि ये एडल्ट स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स वॉरियर क्लास के थे। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मो फैन की मस्ती करने की आदत ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। गोंग यू ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मो फैन को एक शर्त लगाने की चुनौती दी। मो फैन ने बिना झिझक चुनौती स्वीकार की और इसे और रोमांचक बनाने को कहा, जिसमें शर्त यह थी कि जो भी इन राक्षसों से सबसे ज्यादा डेमन कोर इकट्ठा करेगा वह जीत जाएगा और हारने वाला विजेता का कोई भी एक काम करेगा। हालांकि गोंगयू को मो फैन का आत्मविश्वास अजीब और बेतुका लगा, लेकिन उसने भी शर्त मान ली। हालांकि उसने यह स्पष्ट किया कि उनकी यह कंपटीशन नेशनल टीम की सिचुएशन को प्रभावित न करे। मो फैन ने गोंग यू की ईमानदारी का फायदा उठाते हुए अपनी चालाकी से उसे चुनौती में फंसा दिया। गोंग यू, जो पहले ही मुनिंगजू के साथ मो फैन की नजदीकी से चिढ़ा हुआ था, अब खुद को इस शर्त में उलझा हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि गोंग यू को मो फैन के आत्मविश्वास और व्यवहार में एक बड़ी चालाकी दिखाई दी। उसने महसूस किया कि यह आदमी न केवल लापरवाह है, बल्कि वह जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनाता है जहां वह अपनी एबिलिटीज दिखा सके। शर्त शुरू होते ही मो फैन और गोंगयू ने स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स का शिकार करना शुरू किया। यह राक्षस खतरनाक और फुर्तीले थे, लेकिन उनकी कमजोरी उनके डेमन कोर में थी। डेमन कोर इन राक्षसों की सबसे मूल्यवान वस्तु मानी जाती थी। गोंग यू,
अपनी स्पीड और मैजिकल इक्विपमेंट के सहारे तुरंत एक स्कारलेट सोअरिंग डेमन पर हमला करता है। वह अपने विंड और अर्थ एलिमेंट की ताकत के साथ राक्षस की छाती को पंचों से भेद कर उसका डेमन कोर निकाल लेता है। उसकी स्पीड और टेक्निक प्रभावशाली होते हैं, जिससे वह अपनी टीम के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। दूसरी ओर मो फैन अपनी लाइटनिंग एलिमेंट का उपयोग करते हुए राक्षसों को खत्म करता है। उसकी 4th लेवल की लाइटनिंग सील इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेल बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी होती है। उसने एक बार में 3 स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स को अपनी बिजली की चपेट में लेकर उन्हें अक्षम कर दिया और 3 डेमन कोर हासिल किए। गोंगयू ने अब तक इंटरमीडिएट जादू का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मो फैन की तेज और कुशल लड़ाई देखकर वह प्रेरित हुआ और अपने दूसरे स्कारलेट सोअरिंग डेमन की ओर बढ़ा। यह 4 मीटर लंबा प्राणी पहले से अधिक तेज और फुर्तीला था, जिससे गोंगयू को सही समय पर हमला करने का मौका नहीं मिला। विंड और अर्थ एलिमेंट का उपयोग करने वाला गोंगयू आक्रामक जादू न होने के बावजूद अपने दाहिने हाथ के खतरनाक पंजे से ताकतवर हमला करता था। जब गोंगयू ने देखा कि मो फैन और राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसने जू जिमिंग को एक संकेत दिया। जू जिमिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने स्पेल्स से स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स को दूर फेंक दिया, जिससे मो फैन को अपनी लाइटनिंग का उपयोग कर उन्हें खत्म करने का मौका नहीं मिला। यह देखकर मो फैन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जू जिमिंग जानबूझकर राक्षसों को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर खदेड़ रहा था। हालांकि मो फैन ने अपनी सीमा को कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपनी फायर पावर का प्रदर्शन करते हुए रॉस फ्लेम, फेरी फिस्ट और ग्राउंड ब्रेक जैसे पावरफुल स्पेल्स का उपयोग किया। उसने राक्षसों का पीछा करने की बजाय अपनी राह में आने वाली बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए पूरी ताकत से हमला करके दूर खड़े राक्षसों को भी आसानी से मार देता है। मो फैन की यह रणनीति दिखाती है कि वह न केवल ताकतवर है, बल्कि बेहद सटीक भी है। गोंगयू ने शुरुआत में 3 डेमन कोर इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन मो फैन ने अपनी गति बढ़ाते हुए 4 डेमन कोर हासिल कर ली। गोंगयू अपनी स्पीड और विशेष इक्विपमेंट से प्रभावशाली था, लेकिन मो फैन की ताकत, विविधता और सटीकता ने उसे विजेता बना दिया। यह स्पष्ट हुआ कि वॉरियर क्लास के प्राणियों के खिलाफ दोनों ही बेहद सक्षम थे, लेकिन मो फैन की एबिलिटी और पावरफुल स्पेल उसे सबसे आगे ले गए। जिसके बाद गोंगयू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और स्कारलेट सोअरिंग डेमन के पेट पर गहरा घाव कर दिया। लेकिन यह लड़ाई इतनी सरल नहीं थी। जैसे ही गोंगयू ने हमला किया, डेमन ने उस पर एक चिपचिपा लिक्विड थूक दिया, जो हवा में एक मजबूत जाल में बदल गया और गोंगयू के पैरों को चट्टानों से चिपका दिया। इस अचानक हुए हमले से गोंगयू खुद को असहाय महसूस करने लगा, लेकिन उसकी टीम के मेंबर्स उसकी मदद के लिए तैयार थे। जहां एई जियांगटू ने अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करते हुए डेमन को अपनी ओर खींचा और उसे दीवार पर चिपका दिया। उसके शांत और सटीक कौशल ने डेमन को पूरी तरह बेबस कर दिया। मो फैन ने अपनी आग की मुट्ठी से डेमन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एई जियांगटू ने उसे रोक लिया। फिर एई जियांगटू ने डेमन के पेट के घाव पर ध्यान दिया और वहां से एक छोटे से पैर को लटकते देखा। एई जियांगटू ने डेमन का पेट खोलकर अंदर की चीज को बाहर निकाला, जो वास्तव में एक बच्चे का शव था। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। बच्चा अभी हाल ही में डेमन के पेट में निगला गया था, क्योंकि उसका शरीर अभी पूरी तरह से पचा नहीं था। इस दृश्य को देखकर टीम के सदस्य सन्न रह गए, खासकर लड़कियां, जो इस डरावने दृश्य को देखकर चीख पड़ीं। एई जियांगटू ने बड़े धैर्य और सम्मान के साथ बच्चे के शव को साफ किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे निगलते वक्त वह बच्चा जीवित था। शिशु की खुली आंखें इस त्रासदी का मूक प्रमाण थीं। टीम के बाकी सदस्य भी इस मंजर को देखकर स्तब्ध थे। लड़ाई के तनाव के बीच यह एक ऐसा दृश्य था जिसने सभी के दिलों को झकझोर दिया। मो फैन ने भी आसपास की जांच की और एक और बच्चे की लाश बरामद की। यह लाश पहले वाले से अधिक सड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि डेमन ने हाल ही में किसी गांव पर हमला किया था और मासूम बच्चों को निगल लिया था। इस घटना ने पूरी टीम को गहरे सदमे में डाल दिया।
शवों को सम्मानपूर्वक दफनाने का निर्णय लिया गया। झाओ मनियान ने सुझाव दिया कि उन्हें पहले शुद्ध किया जाए। ए जियांगटू और मो फैन ने उन बच्चों की लाशों को साफ किया और उन्हें दफनाने की तैयारी की। समुद्र किनारे तेज रोशनी ने चट्टानों पर पड़ी 2 मासूम बच्चों की लाशों को शुद्ध कर दिया। शवों को सुनहरी रोशनी में राख में बदलते हुए देखना हर किसी के लिए दर्दनाक था। ये दृश्य जादूगरों के दिलों में गहरी बेचैनी छोड़ गया। एजियांगटू ने अपने साथियों से कहा कि यह पूरी घटना महज समुद्री राक्षसों का हमला नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उसने म्यू टिंगिंग और जियांग यू को फिनियाओ सिटी में जाकर उन स्थानों की जांच करने के लिए भेजा जहां हाल ही में बच्चों पर राक्षसों ने हमला किया था। जियांग यू ने जियांगटू की इस बात का समर्थन किया कि यह एक साधारण घटना नहीं, बल्कि शायद उनके ट्रेनिंग का एक सीक्रेट टेस्ट था। राक्षस प्राणियों द्वारा बच्चों को निगले जाने की सच्चाई ने हर किसी को झकझोर दिया। बच्चों का शव देखकर जियांगटू के अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसने फिनियाओ सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और मिलिट्री ऑफिशियल्स को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने का निश्चय करता है। इस बीच मो फैन ने एक छोटे स्कारलेट सोअरिंग डेमन को पकड़कर उसे समुद्र में फेंकते हुए धमकी दी। उसने जियांग शाओक्सू से उस राक्षस को संदेश भेजने को कहा कि उनका पूरा क्लेन जल्द ही इंसानों के गुस्से का शिकार होगा। इस क्रूर चेतावनी के बाद ही मो फैन ने उस जीव को छोड़ा, लेकिन जियांग शाओक्सू ने उस पर एक मानसिक निशान लगा दिया जिससे वे उसके नेस्ट तक पहुंचने सके। जिसके बाद छोटे स्कारलेट सोअरिंग डेमन का पीछा करते हुए उनका का ग्रुप शिप पर सवार हुआ। ये राक्षस उभयचर थे जिनकी जमीन और पानी दोनों में ताकत अलग अलग थी। म्यू निंगक्सू ने समूह को बताया कि इन प्राचीन जीवों के नेस्ट आमतौर पर गीले लैंड पर होते हैं और पानी के नीचे उनकी लड़ाई की क्षमता कहीं अधिक होती है। जैसे ही शिप पूरी गति से घोंसले की ओर बढ़ा, सभी जादूगरों के दिलों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। अब उनका लक्ष्य केवल स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स को मारना नहीं था, बल्कि उनके नेस्ट का अंत करके और बच्चों का बदला लेना था। ये आइलैंड बहुत बड़े नहीं थे, बल्कि पहले के बड़े आइलैंड की तुलना में काफी छोटे थे। जादूगर जब इन आइलैंड्स को देखते हैं तो उन्हें निराशा होती है। अगर नेस्ट किसी बड़े आइलैंड पर होता तो वे जमीन पर स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स से लड़ते हुए आसानी से लाभ ले सकते थे, लेकिन इन छोटे आइलैंड पर ऐसा संभव नहीं था। समुद्री राक्षसों की असली ताकत उनके पंजों में नहीं, बल्कि उनके पानी से जुड़े खतरनाक युद्ध कौशल में थी। समुद्र में उनकी शक्तियां जमीन की तुलना में कई गुना अधिक हो जाती थीं। ऐसे में स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स के पूरे नेस्ट को चुनौती देना एक डिफिकल्ट लड़ाई बन सकती थी। गोंगयू ने स्काउटिंग के बाद बताया कि कुल 4 आइलैंड हैं। एक आइलैंड बीच में है और बाकी 3 उसके चारों ओर स्थित हैं। तीनों बाहरी आइलैंड पर भूरे रंग के फर वाले समुद्री बंदर राक्षस रहते हैं, जबकि बीच के द्वीप पर स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स का कब्जा है। यह सुनकर नानयू को आश्चर्य होता है कि यहां समुद्री बंदर क्यों हैं। नान रोंगनी, जो समुद्री जीवों के बारे में जानती थी, बताती है कि समुद्री बंदर आमतौर पर शक्तिशाली समुद्री राक्षसों के सर्वेंट की तरह होते हैं। उनकी लड़ने की क्षमता औसत होती है, लेकिन चोरी करने और भागने में वे बहुत माहिर होते हैं। नान रोंगनी को संदेह था कि ये समुद्री बंदर स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स के शिशुओं को लाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये बंदर काफी चालाक होते हैं और बच्चों को चुपचाप उठा ले जाने में सक्षम होते हैं। जब जियांगतू ने समुद्री बंदरों की संख्या पूछी तो गोंगयू ने अनुमान लगाया कि उनकी संख्या लगभग 2 से 3 हजार होगी। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स की संख्या के बारे में गोंगयू ने बताया कि उनके नेस्ट में लगभग 200 डेमन्स हो सकते हैं। यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 100 से अधिक स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स किसी झुंड के बराबर ताकत रखते हैं। टीम ने चर्चा की कि जमीन पर वे इन्हें हराने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन समुद्र में इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे लड़ाई डिफिकल्ट हो जाएगी।
म्यू निंगजू ने सुझाव दिया कि यदि द्वीप एक दूसरे के काफी करीब हों तो वह उनके बीच के पानी को जमा सकती है। इससे स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स की ताकत बहुत सीमित हो जाएगी। ए जियांगटू ने इस योजना का समर्थन किया और कहा कि इससे टीम के लिए लड़ाई आसान हो जाएगी। म्यू निंगजू ने कहा कि वह इसे अकेले संभाल सकती है, लेकिन उस दौरान वह लड़ाई में भाग नहीं ले पाएगी। टीम ने यह तय किया कि म्यू निंगजू को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। एक बार पानी जमने के बाद भले ही जीव बर्फ तोड़कर पानी के नीचे जाए, वे उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। यह योजना बहुत अच्छी और उपयोगी थी और टीम ने इसे तुरंत अमल में लाने का निर्णय लिया। टीम में ए जियांगटू, नान्यू, म्यू निंगजू, मो फैन, गोंगयू, जू जिमिंग, ली कैफिंग, जोजू, जियांग शाओक्सू और जाओ मन्यान शामिल थे। गोंगयू ने अपनी स्पीड और विंड एलिमेंट का उपयोग कर तट पर घूम रहे अधिकांश समुद्री बंदरों को मार गिराया। ली कैफिंग ने शैडो और विंड एलिमेंट से बंदरों को बिना आवाज किए समाप्त किया, लेकिन एक समुद्री बंदर चट्टानों के बीच छिपा हुआ था जिसने भागने की कोशिश की। जब गोंगयू उसे रोकने में असफल रहा तो ए जियांगटू ने अपने स्पेस एलिमेंट का ब्लिंक स्पेल इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही उसे पकड़ लिया और मार दिया। ए जियांगटू की अविश्वसनीय क्षमता ने टीम के सभी सदस्यों को चकित कर दिया। टीम ने योजना बनाई कि म्यू निंगजू आइलैंड के बीच पानी को जमा देंगी, जिससे स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स को हराना आसान होगा। मो फैन और जाओ मन्यान को नेस्ट पर हमला करने और राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि यह काम खतरनाक था, लेकिन टीम ने साहस साथ इसे अंजाम देने की तैयारी की। नान रोंगनी शिप की देखभाल के लिए पीछे रहीं और रूप बदलने वाले डिवाइस का इस्तेमाल कर नाव को छिपा दिया। इस तरह टीम ने मिशन को सफल बनाने के लिए अपने अपने कौशल और क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। मो फैन और जाओ मन्यान स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स के झुंड से बचते हुए अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। वे एक कछुए के खोल जैसे आइलैंड पर पहुंचे जिसके बीच में केव थी, जहां ये राक्षस प्राणी रहते थे। उनकी योजना नेस्ट पर हमला कर उनका ध्यान भटकाने की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुफा के बाहर स्नान कर रहे स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स पर हमला किया, उनका झुंड क्रोधित होकर उनके पीछे पड़ गया। झुंड में 40 वॉरियर लेवल के स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स थे जो बेहद तेज और शक्तिशाली थे। उनके पीछे भागते हुए मो फैन और झाओ मन्यान ने महसूस किया कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो रही है। दूसरी समस्या समुद्री बंदरों की थी, जो पेड़ों पर छिपकर उन पर चिपचिपा गंदा फर फेंक रहे थे। ये समुद्री बंदर न केवल कष्टप्रद थे, बल्कि उनके फर से दुर्गंध भी आती थी, जिससे झाओ मन्यान को अपनी रक्षात्मक क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ा। भागते हुए उन्होंने देखा कि बंदर चालाकी से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मो फैन ने गुस्से में अपने स्पेस एलिमेंट टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया और एक समुद्री बंदर को खींचकर अपने पैरों पर पटक दिया। इस सब के बीच झाओ मन्यान को यह देखकर झटका लगा कि मो फैन स्पेस एलिमेंट का उपयोग कर सकता है, क्योंकि यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली मैजिक था। मो फैन और जाओ मन्यान समुद्री बंदर राक्षसों और स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स से बचने की कोशिश में उलझे हुए थे। जब मो फैन ने एक समुद्री बंदर को पकड़कर उसे मारने की कोशिश की, तो बाकी बंदरों ने उसका बचाव करते हुए हमला तेज कर दिया। स्थिति और खराब होती देख झाओ मन्यान ने उन्हें कवर लेने की सलाह दी, लेकिन तभी स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स भी करीब आ गए। झाओ ने अपनी शक्ति से समुद्र की लहरों को उठाकर उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन यह भूल गया कि स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स पानी को नियंत्रित करने में भी माहिर हैं। उन्होंने लहर को पलट दिया और उसे मो फैन और झाओ मन्यान की ओर वापस भेज दिया। इस बीच झाओ ने मो फैन से उसके नए जागृत स्पेस एलिमेंट का उपयोग करने को कहा, लेकिन मो फैन ने स्वीकार किया कि वह अभी इसमें पूरी तरह सक्षम नहीं है। वह सिर्फ छोटी चीजों पर टेलीकिनेसिस का प्रयोग कर सकता था, लेकिन इतनी विशाल लहर को रोकना उसके बस की बात नहीं थी। लहर तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी और झाओ डर के मारे चिल्ला रहा था। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट से कैसे बचा जाए। इस अराजक स्थिति में
उन्होंने बस भागने का प्रयास जारी रखा, जबकि झाओ ने हर संभव जादुई प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन तभी वे देखते हैं कि लहर जो उनकी ओर आ रही थी अचानक जम जाती है। म्यू निंगजू ने किया था, जिसके बाद मो फैन और उनकी टीम ठंड से जमी हुई बर्फीली भूमि पर लड़ाई के लिए तैयार थी। म्यू निंगजू ने अपने आइस एलिमेंट की अविश्वसनीय ताकत से पूरी जगह को बर्फ में बदल दिया था, जिससे स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स की वाटर एलिमेंट की एबिलिटी पर काफी हद तक रोक लगी। इस दौरान स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स अपने आइलैंड पर हो रहे आक्रमण से क्रोधित होकर जादूगरों पर हमला करने लगे। मो फैन ने अपने स्पेस एलिमेंट की मदद से टेलीकिनेसिस का अभ्यास करते हुए स्कारलेट सोअरिंग डेमन्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति इन बड़े और तेज प्राणियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। तभी टीम ने देखा कि एक कमांडर लेवल का स्कारलेट सोअरिंग डेमन, जो अन्य डेमन्स की तुलना में बहुत ताकतवर था, युद्ध में शामिल हो चुका था। इस प्राणी ने अपने भयानक पंजों और अविश्वसनीय गति से जादूगरों को एक बड़ी चुनौती दी। नान्यू, जो दुश्मन के सबसे करीब थी, खुद को बचाने के लिए एक शक्तिशाली शील्ड का इस्तेमाल करती है, लेकिन स्कारलेट रेंडिंग डेमन के प्रहार से शील्ड चकनाचूर हो जाती है। ए जियांगतू ने नान्यू की मदद की, लेकिन स्कारलेट रेंडिंग डेमन से लड़ाई बेहद कठिन साबित हो रही थी। इस बीच मो फैन और जाओ मनियान ने टीम के अन्य मेंबर्स को बचाने और डिमेंस का ध्यान भटकाने का प्रयास किया, जहां ए जियांगतू ने इस कमांडर लेवल के डेमन से लड़ने का फैसला किया। ए जियांगतू ने अपनी मेंटल पावर का उपयोग करके बर्फ में जमे एक बड़े पत्थर को उठाकर स्कारलेट सोअरिंग डेमन की ओर फेंका, लेकिन शक्तिशाली दानव ने उसे अपने पंजों से चकनाचूर कर दिया और पलटकर ए जियांगतू पर हमला किया। ए जियांगतू ने अपनी सूझबूझ से खुद को तुरंत वहां से हटा लिया और दूसरी जगह जाकर दुश्मन के अगले हमले का सामना करने की तैयार हो जाता है। तो इसी के साथ सीजन 9 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।